हेलो, वेलकम वेलकम वेलकम। क्या हाल है, कैसे हैं आप? तो आज मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक जो मुश्किल से हार्डली 10 या 15 मिनट के अंदर क्लोज हो जाएगा, और इस टॉपिक के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। जो मैंने आपके नोट्स भेजे हैं वो देख लो, और ये वीडियो है एक बार सुन लो, दैट्स इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पूरा चैप्टर आपका एकदम व्यवस्थित हो जाएगा। चलो जी, शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले 10(1) की एग्जामेशन को लेते हैं। आपको कोई सेक्शन याद करने की यहाँ पर बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो 10(1) में एग्रीकल्चर इनकम है। एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होती है। जो सेक्शन 10 के अंदर जो भी मैं इनकम बताने वाला हूँ, मैं ये बताने वाला हूँ कि वो सारी की सारी इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सम कंडीशंस। अगर कोई कंडीशंस होगी तो मैं यहाँ पर आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। तो एग्रीकल्चर इनकम आपकी एग्जेम्प्ट होती है। एग्रीकल्चर इनकम में मैंने आपको पूरा डिटेल बता दिया है कब कोई एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी। कंपोजिट इनकम होगा तो क्या होगा, अगर पार्शियल इंटीग्रेशन का कंसेप्ट एग्रीकल्चर इनकम में लगता है तो कब लगेगा। तो मेरा वो वीडियो आप एक बार जरूर देख लेना जो मैंने एग्रीकल्चर इनकम पे बनाया है, ठीक है। अब देखो 10(2), दिस इज हाँ जी। तो अब 10(2) में आ जाते हैं। ये बोलता है अमाउंट रिसीव्ड आउट ऑफ द फैमिली इनकम। ये कहता है कि अगर किसी एचयूएफ के मेंबर को एचयूएफ से अगर कोई इनकम मिली है, ठीक है ना, इंडिविजुअल एज ए मेंबर ऑफ एचयूएफ, बट आपको जो मिली है वो एचयूएफ मेंबर की कैपेसिटी में अगर कोई इनकम मिलती है तो वो भी आपके एग्जेम्प्ट है, ठीक है ना। और फ्रॉम द इम्पार्टिबल स्टेट, अमाउंट रिसीव्ड आउट ऑफ द फैमिली इनकम और फ्रॉम इम्पार्टिबल स्टेट, मतलब फैमिली की इनकम से अगर एचयूएफ के मेंबर को कोई पैसा मिल रहा है, ठीक है, इट विल बी एग्जेम्प्ट, वो टैक्सेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस पर एचयूएफ ने ऑलरेडी टैक्स ट्रीटमेंट कर दिया होगा, ठीक है। फिर आता है इसी तरीके से अगर पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर्स को जो भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जब पार्टनरशिप फर्म ने उस पर ऑलरेडी टैक्स दे दिया है तो पार्टनर क्यों देगा, तो वो पार्टनर के हाथों में वो प्रॉफिट एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो पार्टनर शेयर्स इन द टोटल इनकम ऑफ द फर्म्स, ठीक है, कंडीशन एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर फर्म ऑलरेडी टैक्स पे कर चुका है, टैक्स ओनली इफ द फर्म असेस्ड एज ए फर्म अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। ये बोलता है इंटरेस्ट ऑन नॉन रेजिडेंट। अगर मान लो आपका एनआरई अकाउंट है, अगर कोई एनआरई अकाउंट जो होता है जनरली नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स का है, तो अगर नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल, आप नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल हो और आपका एनआरई अकाउंट है और उसमें आपको जो भी इंटरेस्ट मिलता है वो भी आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फिर आता है 10(10)(d). आपको याद है इंश्योरेंस अमाउंट अगर आपको मैच्योरिटी में मिलती है 10(10)(d) में एग्जेम्प्ट हो जाती है। आपको याद है मैंने बताया भी था कि जो 10(10)(d) में एग्जेम्प्ट नहीं होती है वो कैपिटल एसेट्स मानी जाएगी। तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ, जो 10(10)(d) में एग्जेम्प्ट है तो वो कब होगा। ये कहता है सम रिसीव्ड अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कराई है और उसका मैच्योरिटी प्रोसीड पे अगर कोई आपको अमाउंट मिलता है तो वो आपका एग्जेम्प्ट होगा, बट आपको कुछ कंडीशंस फुलफिल हो रही है तो ही, और किसी भी एसएससी के लिए। अब यहाँ पर अगर आपको याद हो 80C के अंदर मैंने बताया था कि 10% से ज़्यादा अगर आप प्रीमियम पे कर रहे हो सम अश्योर्ड के 10% से ज़्यादा, राइट। तो ये देखो इन्होंने क्या बोला है, प्रीमियम शुड नॉट एक्सीड। तो ये बोलता है कि अगर आपका वही लाइफ इंश्योरेंस मैच्योरिटी एग्जेम्प्ट होगा अगर आपने जो प्रीमियम पे किया है सम अश्योर्ड के 10% से ज़्यादा पे नहीं किया है, या सम अश्योर्ड के 20% या 15% से ज़्यादा पे नहीं किया, बेस्ड ऑन द डेट्स जो मैंने आपको डिडक्शंस के अंदर बताई थी। तो आप यहाँ पर रेफर कर सकते हो, रेफर इट इज डिडक्शन वाला चैप्टर 80C, रेफर 80C डिडक्शंस। वहाँ पर मैंने इसको डिटेल में बताया, 10, 15, 20 इन तीनों के बारे में मैंने बताया है, राइट। तो वो अगर आपका प्रीमियम एक सर्टेन परसेंटेज से ज़्यादा नहीं है तो जो भी मैच्योरिटी प्रोसीड आएगा वो आपका क्या हो जाएगा वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फिर ये बोलता है रेमुनरेशन रिसीव्ड बाय द फॉरेन डिप्लोमेट्स और ऑफिशियल्स। अगर मान लो कोई भी फॉरेन डिप्लोमेट है या फॉरेन ऑफिशियल्स है, अगर उसको कोई भी पैसा मिल रहा है तो हम उस पर टैक्स नहीं लगाएंगे, बशर्ते हैं कि ऑफिशियल्स ऑफ फॉरेन एम्बेसी। बट कब नहीं लगाएंगे, मस्ट नॉट बी इंगेज इन एनी अदर बिजनेस। वो फॉरेन डिप्लोमेट किसी और बिजनेस में इंगेज नहीं होना चाहिए या किसी और प्रोफेशन इन इंडिया में नहीं होना चाहिए। एंड रेमुनेशन शुड बी एग्जेम्प्ट फॉर ऑल ऑफिशियल्स। भाई जिस कंट्री का ऑफिशियल, मान लो यूएसए का ऑफिशियल इंडिया में आ रहा है, उसको हम कुछ रेमुनेशन यहाँ पे दिया जा रहा है, राइट। तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा, वो उसके लिए यहाँ पर ये कहता है कि अगर फॉरेन एम्बेसी, काउंसलेट एटसेट्रा इनका कोई भी ऑफिशियल यहाँ पर अगर आ रहा है और उसको कोई रेमुनेशन दिया जा रहा है, ठीक है ना, ऑफिशियल्स ऑफ रेमुनेशन रिसीव्ड बाय फॉरेन डिप्लोमेट या ऑफिशियल्स, तो वो उसके लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बशर्ते हैं जैसे यूएसए का अगर इंडिया में आता है तो उस ऑफिशियल्स को जो भी रेमुनेशन दिया जा रहा है वो उसका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर हमारा कोई ऑफिशियल जो यूएसए में काम कर रहा है उसका रेमुनेशन भी यूएस गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर रखा है, तो अगर तुम्हारी देश हमको फ़ायदा दे रही है तो हम तुमको भी फ़ायदा दे देंगे, ठीक है।
और ये एक कंडीशन है कि वो और कोई भी बिजनेस या प्रोफेशन में एंगेज नहीं होना चाहिए। फिर आता है रेमुनरेशन फॉर सर्विस रेंडर्ड इन इंडिया फॉर टू फॉरेन एंटरप्राइजेस। ये कहता है रेमुनरेशन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया टू फॉरेन एंटरप्राइजेस, एम्प्लॉय ऑफ द फॉरेन एंटरप्राइजेस। ये कहता है कोई भी एम्प्लॉय फॉरेन एंटरप्राइजेस का है, वो इंडिया में आके अगर कोई भी सर्विसेज दे रहा है किसको, टू फॉरेन एंटरप्राइजेस को, तो उसको जो भी रेमुनरेशन मिलेगा वो उसका एग्जेम्प्ट हो जाएगा इफ फॉरेन एंटरप्राइजेज नॉट इंगेज इन ट्रेड और बिजनेस इन इंडिया। वो फॉरेन एंटरप्राइजेज इंडिया में कोई भी बिजनेस नहीं कर रही हो। मान लो एबीसी यूएस बेस्ड कंपनी है, अगर उसका कोई एम्प्लॉय यहाँ आके एबीसी के लिए ही काम कर रहा है तो उसको जो भी रेमुनेशन मिलेगा वो उसके लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगा इफ़ एबीसी इंडिया में कोई बिजनेस नहीं कर रहा हो। एबीसी नॉट इंगेज इन द ट्रेड और बिजनेस इन इंडिया, स्टे इन इंडिया, और उसका जो स्टे है वो लेस देन इक्वल टू 90 दिन, मतलब 90 दिन से ज़्यादा का उसका स्टे नहीं होना चाहिए, और रेमुनेशन नॉट डिडक्टेबल फ्रॉम द एम्प्लॉयर। और इंडिया में मतलब उस पर कोई टीडीएस, ये कहता है रेमुनरेशन नॉट डिडक्टेबल फ्रॉम फॉरेन एम्प्लॉयर्स इनकम। ठीक है ना। और ऐसा नहीं है कि आप फॉरेन इनकम क्या हो, यहाँ पर अपना खर्चे के रूप में बेनिफिट ले रही हो। अगर खर्चे के रूप में बेनिफिट ले रही है तो भैया फिर इसको टैक्सेबल कर देंगे। अगर फॉरेन कंपनी, फॉरेन एंटरप्राइजेज अगर खर्चे के रूप में उसका बेनिफिट नहीं ले रही है तो हमको क्या प्रॉब्लम, हम उस पर एग्जेम्प्ट कर देंगे, हम उसे टैक्स नहीं लगाएंगे। सिंपल है, देखो ये समझो कि एक फॉरेन एंटरप्राइजेज है, अगर इंडिया में वो खर्चों का बेनिफिट ले रही है, उसका पेमेंट, मान लो उसने किसी एम्प्लॉय को पेमेंट किया 10 लाख रुपये, वो इंडिया में खर्चों का बेनिफिट ले रही है, तो भैया ये फिर उस 10 लाख रुपये उसके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। बट अगर वो खर्चों का बेनिफिट नहीं ले रही है और ये सारी कंडीशन पूरी हो रही है, तीनों कंडीशन अगर पूरी हो रही है कि इंडिया में वो कोई बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है, उसका स्टे 90 दिन से ज़्यादा नहीं है, और फॉरेन एंटरप्राइजेज उसके खर्चों का बेनिफिट नहीं ले रही है, तो ये क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है। सैलरी फॉर सर्विसेज ऑन दी फॉरेन शिप। अब ये कहता है कि नॉन सिटीजन, नॉन रेजिडेंट एम्प्लॉय, नॉन सिटीजन जो इंडिया का सिटीजन नहीं है और एनआर है, ठीक है ना, अगर वो सैलरी रिसीव करता है ऑन फॉरेन शिप, वो बोलता है कि वो इनकम आपकी एग्जेम्प्ट हो जाएगी अगर उसका स्टे 90 दिन से ज़्यादा नहीं है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। फिर आता है रेमुनरेशन रिसीव्ड फ्रॉम दी फॉरेन गवर्नमेंट ड्यूरिंग द स्टे इन इंडिया फॉर ट्रेनिंग। अगर मान लो कोई भी एम्प्लॉय जो यहाँ पर इंडिया में आया है ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए, और अगर उसको रेमुनरेशन दिया जा रहा है फ्रॉम दी फॉरेन गवर्नमेंट, तो वो उसके लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगा इफ़ ट्रेनिंग मस्ट बी इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेनिंग, अगर गवर्नमेंट के द्वारा एस्टेब्लिशमेंट में हो रही है, कंपनी ओन्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कंपनी के वहाँ हो रही है, सब्सिडी स्टेट कॉरपोरेशन और सोसाइटी ओन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। तो इन्होंने बोला है कि भैया अगर मान लो गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर अगर उसकी ट्रेनिंग हो रही है और उसको अगर कोई भी रेमुनेशन दिया जा रहा है ड्यूरिंग दैट पीरियड, तो वो उसके लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सेक्शन याद मत रखना बिल्कुल भी, और ये भी बस एक बार पढ़ा हुआ होना मोर देन सफिशिएंट है। रॉयल्टी फीस फ्रॉम द NTRO फॉर द टेक्निकल सर्विसेज। ठीक है ना। ये कहता है कि रॉयल्टी और फीस रिसीव्ड हुई है आपको NTRO से फॉर टेक्निकल सर्विसेज, आपने टेक्निकल सर्विसेज दी है उसके कारण। तो ये बोलता है नॉन कॉरपोरेट, नॉन रेजिडेंट एंड फॉरेन कंपनीज, अगर इनको रिसीव्ड हो रही है इनके लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सर्विसेज कैन बी रेंडर्ड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। पैसा किसने दिया है, NTRO है ना, सर रॉयल्टी और फीस रिसीव्ड फ्रॉम NTRO फॉर टेक्निकल सर्विसेज, तो वो आपका यहाँ पर एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कंपनसेशन ऑन अमाउंट ऑफ डिजास्टर, अगर ये कहता है कि कभी कभी जो डिजास्टर्स होते हैं ना, जैसे भूकंप आ गया, आंधी तूफान, कोई डैमेज हो गया और डैमेज के कारण आपको कंपनसेशन मिला है इंडिविजुअल या उसके लीगल हायर को, तो ये आपके लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगा अगर रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी ड्यू टू डिजास्टर, नॉट अलाउड इफ ऑलरेडी क्लेम्ड एज डिडक्शन। ठीक है ना। अगर ये जो भी अगर नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं और उसके कारण आपको अगर कोई कंपनसेशन दिया जाता है तो वो आपके लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फिर आता है कंट्रीब्यूशन टू सुकन्या समृद्धि अकाउंट। ये कहता है सुकन्या समृद्धि अकाउंट में अगर आप पैसा कर रहे हो और बाद में जब उसका पैसा निकालते हो तो आपके लिए एग्जेम्प्ट होगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। एजुकेशनल, अगर आपको कोई स्कॉलरशिप मिलती है, आपने ग्रांटेड टू मीट कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, ठीक है ना, अगर आपको एजुकेशनल कोई स्कॉलरशिप मिलती है वो भी आपके लिए एग्जेम्प्ट होगी। तो हम कभी कभी क्वेश्चन आता है कि सर मेरे को स्कॉलरशिप मिली तो वो कहाँ पर टैक्सेबल करेंगे, वो टैक्सेबल नहीं करेंगे, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ठीक है। पेमेंट टू MP MLA, ये कहता है कि डेली अलाउंस, कॉन्स्टिट्यूंसी अलाउंस एग्जेम्प्ट अंडर द लॉ और रूल्स, इनको जो डेली और कॉन्स्टिट्यूंसी अलाउंस दिया जाता है MP और MLA को, वो भी आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ये कहता है अवार्ड टू लिटरेरी, साइंटिफिक, आर्टिस्टिक और अदर गवर्नमेंट अवार्ड। ये कहता है आपको लिटरेसी, साइंटिफिक या आर्टिस्टिक या अदर गवर्नमेंट अवार्ड्स मिले हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड है, तो वो भी आपके एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। फिर आता है पेंशन फॉर द ग्लेंट्री अवार्ड्स। ये कहता है ग्लेंट्री अवार्ड्स मतलब सम्मानजनक अवार्ड्स जो दिए जाते हैं ना एम्प्लॉय ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और फैमिली मेम्बर, उनको अगर दिए गए हैं, ये मैंने आपको लिखाया भी था
परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र और अदर ग्लैंट्री अवार्ड्स अगर आपको मिले हैं तो वो भी आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। मतलब उस अवार्ड्स, अगर आपको वो अवार्ड मिले हुए हैं और उस अवार्ड मिलने के कारण उस अवार्ड मिलने वाले को मेंबर को या फैमिली मेंबर्स को पेंशन दिया जा रहा है तो वो आपके लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है। स्पेसिफाइड इनकम ऑफ द सिक्किम के इंडिविजुअल की कुछ स्पेसिफाइड इनकम है तो वो उनके लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगी। तो कौन सी इनकम है? देखो, इनकम ऑफ फ्रॉम द स्टेट ऑफ सिक्किम, आपको वो इनकम कहाँ होनी चाहिए? सिक्किम स्टेट से होनी चाहिए। डिविडेंड या इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, वो जो होना चाहिए डिविडेंड और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी होना चाहिए। नॉट फॉर सिक्किमिस वुमन मैरिंग ऑन नॉन सिक्किमिस, बट ये जो बेनिफिट है ये उस सिक्किमी वुमन को नहीं मिलेगा जिसने नॉन सिक्किम वाले से शादी कर ली है। ठीक है। अगर आप नॉन सिक्किम से शादी कर ली, भले ही आप कहीं पे रह रहे हो, इररिलेवेंट, आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। बट अगर आप सिक्किम के हो, इनकम फ्रॉम आपको कहाँ हो रही है? सिक्किम स्टेट से हो रही है और डिविडेंड और इंटरेस्ट इनकम की हो रही है। एग्जेम्प्ट इफ इनकम फ्रॉम स्टेट ऑफ सिक्किम और डिविडेंड और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, इन दो केसेस में आपको यहाँ बेनिफिट मिल जाएगा। सिक्किमीज इंडिविजुअल को, ओनली सिक्किमीज इंडिविजुअल को यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा, वो उसके लिए इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी। टी बोर्ड सब्सिडीज, ये कहता है कि एसएससी इन टी ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। ठीक है। अगर मान लो एसएससी टी और ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग में, सब्सिडी मस्ट बी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम के अंदर, रीप्लांटेशन, रिजुवेनेशंस, तो सर्टिफिकेट फिर ट्री बोर्ड, मतलब ये कहता है कुछ आपकी कंडीशन है जो सब्सिडी मस्ट बी अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के अंदर, आपको अगर कोई भी सब्सिडी मिल रही है, टी बोर्ड सब्सिडी बोलते हैं इसे, आपकी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ठीक है ना। बट ये होनी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूव्ड स्कीम के अंदर। तो बहुत छोटा छोटा सा है, फटाफट ही हो गया ये। अब देखो एक 10 AA आपको बताता हूँ, SEZ का है स्पेसिफिकली। SEZ ये बोलता है कि अगर आप एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व हो तो आपका जो भी एक्सपोर्ट, ये कहता है कि अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो जो भी एक्सपोर्ट प्रॉफिट है, जो भी आपका एक्सपोर्ट प्रॉफिट है वो आपका क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है। वो आपका क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो अब देखो एलिजिबिलिटी ऑफ फॉर डिडक्शंस, ये कहता है अप्लाइज टू द अंडरटेकिंग दैट बीइंग मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूसिंग कंप्यूटर्स इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इन सेल्स। ये कहता है कि मान लो उस ऑर्गेनाइजेशन को ये बेनिफिट मिलेगा जो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। कहाँ पर? SEZ के अंदर। अब इसमें बेनिफिट क्या मिलता है? जो भी एक्सपोर्ट प्रॉफिट है, पहले 5 साल का एक्सपोर्ट प्रॉफिट, पहले 5 साल का एक्सपोर्ट प्रॉफिट 100% एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट प्रॉफिट कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो यहाँ आपको देखना पड़ेगा जो सेज यूनिट है, क्या गुड्स सारा का सारा एक्सपोर्ट कर रही है या कुछ इंडिया में और कुछ आउटसाइड इंडिया। तो आपको निकालना पड़ेगा, अगर मान लो सारा का सारा एक्सपोर्ट है तो सारा का सारा एक्सपोर्ट प्रॉफिट हो गया, बट कुछ इंडिया में और कुछ आउटसाइड इंडिया है तो आपको सिर्फ और सिर्फ आउटसाइड इंडिया वाला जो माल सेल हो रहा है उससे रिलेटेड प्रॉफिट आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो पहले 5 साल का 100%, नेक्स्ट 5 साल का 50% और फिर उसके नेक्स्ट 5 साल वाला 50% सब्जेक्ट टू SEZ री इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व। ठीक है। अभी बताता हूँ। देखो तो ये बोलता है, देखो टैक्स डिडक्शन आपको कितना मिलेगा? आपको फर्स्ट 5 साल का 100% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फिर अगले 5 साल का 50% एक्सपोर्ट प्रॉफिट एग्जेम्प्ट हो जाएगा और नेक्स्ट 5 ईयर का अप टू 50% एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बट आपने सब्जेक्ट टू द अमाउंट क्रेडिटेड टू द सेज री इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, मतलब ये बोलता है कि आपने जो भी अमाउंट सेज इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व में डाला है, ठीक है ना, वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बट इट कैन नॉट बी मोर देन 50%, कैन नॉट बी मोर देन 50% ऑफ द एक्सपोर्ट प्रॉफिट। अब यहाँ क्वेश्चन आता है सर एक्सपोर्ट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? ये बोलता है सर आपका एक तो डोमेस्टिक टर्नओवर है मान लो 50 करोड़ और एक्सपोर्ट टर्नओवर है आपका 100 करोड़। ठीक है। तो आपका टोटल एक टर्नओवर कितना हो गया? 150 करोड़। तो आपका टोटल 150 करोड़ पे मान लो प्रॉफिट है 20 करोड़। तो अगर अकॉर्डिंगली आपको निकालना पड़ेगा कि एक्सपोर्ट पे कितना है। 20 करोड़ का प्रॉफिट है 150 करोड़ पे, तो एक्सपोर्ट पे कितना होगा? बस प्रोपोर्शनेटली निकाल लो, दैट्स इट। ठीक है ना। इसे मैं चॉइस कर देता हूँ। ठीक है, चॉइस कर देता हूँ तो यहाँ 18 आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये 18 आपका क्या हो जाएगा? 24/150 इंटू 100, तो आप निकालोगे तो 18 आ जाएगा। ठीक है ना। 5 दूनी 10, 5 3 18, 8 3 24, 8 दूनी 16। हाँ क्या गड़बड़ है भाई? 3 8 3 24, 18 आ रहा है क्या? 24/150 इंटू 100, एक मिनट देख लेता हूँ मैं। चौबीस अपॉन 150 इंटू 100, 16 आ रहा है यार। ये तो 16 कैसे आ रहा है?
सो अपॉन 150 इंटू 100, तो 66.66% हो गया। तो 24 का 66.66, हाँ 16 ही आ रहा है। ठीक है, तो ये देखो अगर आपको यहाँ पर निकालना है तो प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कितना है 24, एक्सपोर्ट कितना है, एक्सपोर्ट टर्नओवर कितना है आपका 100, टोटल टर्नओवर कितना है 150, तो ये आ रहा है 16। तो 16 जो है आपका एक्सपोर्ट प्रॉफिट है। तो पहले 5 सालों में तो ये 100% एग्जाम्प्ट हो जाएगा, दूसरे 5 सालों में 50% एग्जाम्प्ट हो जाएगा, तीसरे 5 सालों में जो भी आपने री इन्वेस्टमेंट रिजर्व में डाला है वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, बट इट कैन नॉट बी मोर देन द 50% ऑफ दी टोटल, मतलब 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है ना, 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर देखो फर्स्ट 5 ईयर में होता तो मैं क्या करता, फर्स्ट 5 ईयर में होता तो 16 का 16 पूरा एग्जाम्प्ट हो जाता, नेक्स्ट 5 ईयर की बात होती तो 8 एग्जाम्प्ट हो जाता, और उसके नेक्स्ट 5 सालों में 8 से ज़्यादा एग्जाम्प्ट नहीं होता। आपने रिवैल्यूएशन रिजर्व में कितना डाला है, बट इट कैन नॉट बी मोर देन 8, बस ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब ये बोलता है एक्सपोर्ट फॉरेन एक्सचेंज रिसीव्ड विद इन 6 मंथ और एक्सटेंडेड पीरियड। ये कहता है कि जनरली फॉरेन एक्सचेंज आपको कहते हैं ना एक्सपोर्ट टर्नओवर, एक्सपोर्ट टर्नओवर ये बोलता है कि एक्सपोर्ट टर्नओवर आपने माल बेच दिया वो एक्सपोर्ट नहीं माना जाएगा, ये बोलता है उसका पैसा 6 महीने के अंदर हिंदुस्तान के अंदर आ जाना चाहिए तो ही उसे एक्सपोर्ट टर्नओवर की कैलकुलेशन में कंसीडर्ड किया जाएगा। ठीक है बट इसमें फ्रेट, टेलीकॉम चार्जेस, इंश्योरेंस, फॉरेन एक्सचेंज, इनका पैसा अगर आपको मिलता है तो वो एक्सपोर्ट टर्नओवर कैलकुलेशन में कंसीडर नहीं करेंगे, ना तो एक्सपोर्ट में करेंगे ना टोटल टर्नओवर में कंसीडर करेंगे। ठीक है, यूनिट शुड नॉट बी, और ये जो आपकी यूनिट है स्प्लिटिंग और रिकंस्ट्रक्शन करके नहीं है, मतलब इट शुड बी द न्यू यूनिट होना चाहिए। ठीक है, तो आपको 10AA का बेनिफिट मिल जाएगा SEZ का। सो नाउ वी आर डन विद सेक्शन 10 के सारे बेनिफिट्स यहाँ पर कवर हो चुके हैं। थैंक यू। अगर कोई भी डाउट रहे तो यस मुझे बताइएगा, मैं छोटे छोटे वीडियोज़ आपको और बना के भेज रहा हूँ ताकि आपको हेल्प हो सके। थैंक यू, बाय बाय।